उसने जो गुनाह किया है उसकी वजह से आज उसकी मौत इतनी खौफनाक होगी कि नरक के दरवाजे पर खड़े राक्षस भी उसकी सूरत देखकर कांप जाएंगे। गाड़ी में बैठे पंकज ने दांत पीसते हुए कहा। रात के 9 बज रहे थे और दिल्ली शहर की सड़कें ट्रैफिक जैम का शिकार हो चुकी थी। एक काले रंग की लग्जूरियस गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार में सड़क पर चल रही थी। गाड़ी के अंदर 5 आदमी बैठे थे। सब ने काले रंग का कोट पहना हुआ था और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। तकरीबन आधे घंटे बाद पंकज और उसके 4 साथी सिटी हेवन रिजॉर्ट के अंदर एंटर कर चुके थे। उनकी गाड़ी सिटी हेवन रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में रुकती है। आज पूरा रिजॉर्ट किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पंकज के साथ साथ चारों आदमी अपनी बंदूक को रीलोड करते हुए गाड़ी से उतरे और रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ हंसते हुए लोगों को देखकर मेरा दिल काफी दुखी हो रहा है। मुझे इनकी हंसी अच्छी नहीं लग रही। क्यों ना इनकी हंसी को मातम में बदल दिया जाए। नेकी और पूछ पूछ। ये कहते ही पंकज के बगल में खड़े आदमी ने हवा की तरफ अपनी बंदूक घुमाई और फिर खुशी के शोर में बंदूक की गोली गूंज उठी। पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई थी। हर किसी के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। सब एकदम शांत था। हर चेहरा जो खुशी से भरा हुआ था उसमें डर और कंफ्यूजन ने वास कर लिया था। कुछ लोग अपनी अपनी कुर्सियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी उन्हें पंकज की जोरदार आवाज सुनाई दी। जो हमारे साथ होता है वो नियति का खेल नहीं, हमारे अपने फैसलों का नतीजा होता है। लेकिन अफसोस, इस कहानी में नियति के लिए हुए फैसले ने तुम सबके जश्न में भंग डाल दिया। नियति? उसका खेल? तुम सब क्या बात कर रहे हो? और उसने कौन सा खेल खेला है तुम्हारे साथ? तू जितना टीवी पे जवान लगती है ना बुढ़िया, उतनी तू असल जिंदगी में है नहीं। और तुझे बोलने की हिम्मत किसने दी? चुप रह, नहीं तो मैं बंदूक का लोहा तेरे शरीर में सबसे पहले डालूंगा। फिर अपनी प्यारी बेटी नियति से पूछना कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं। पंकज के मुंह से अपनी बेटी नियति का नाम सुनते ही श्रेष्ठा बजाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कीड़े मकोड़े की तरह मरने से बेहतर है तुम सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर तमाशा देखो। जो भी हीरो बनने की सोचेगा उसे सबसे पहले गोली मैं मारूंगा। पंकज की धमकी सुनकर सभी लोग सहम चुके थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पंकज और उसके आदमियों से पंगा ले। लेकिन श्रेष्ठा बजाज सबकी तरह नहीं थी। वो अपनी हिम्मत जगाते हुए जोर से चिल्लाई। धमकी उन्हें दी जाती है जिन पर धमकियों का असर हो। शायद तुम सब भूल रहे हो कि वी आर बजाज। हमारे सामने पूरा शहर झुकता है। भूल मत करो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो झुकने के लायक भी नहीं बचोगे। ठीक उसी वक्त पंकज और उसके आदमियों ने श्रेष्ठा के पीछे खड़े एक आदमी पर गोली चला दी। पलक झपकते ही उस आदमी की जिंदगी उससे छीन ली गई थी। ये देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे थे। तभी पंकज श्रेष्ठा की तरफ देखते हुए बोला, हम भी यहाँ मरने और मारने के इरादे से आए हैं। जितना शांति से हमें अपना काम करने दोगी उतनी ही कम तकलीफ तुम्हारे मेहमानों को मिलेगी। आगे फैसला तुम्हारा है। यहाँ मातम का शोर चाहिए या सिर्फ एक इंसान की तबाही? एक इंसान? तुम किसकी बात कर रहे हो? श्रेष्ठा का सवाल सुनकर पंकज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और हाथों में बंदूक। बहुत हुई तेरी किचकिच बुढ़िया, अब तू बैठ बुढ़िया और अपनी बेटी की मौत का तमाशा देख। श्रेष्ठा बजाज के साथ आज तक किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी।
सबके सामने अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसका पूरा घमंड एक पल में चूर चूर हो गया था। उसी समय पंकज अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, जाओ नियति को उसके कमरे से लेकर आओ, जरा हम भी तो देखें दुल्हन को। पंकज के साथ आए आदमी जब नियति के रूम के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका कमरा पहले से ही खुला हुआ था। वो चौंक उठे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन्हें किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उन आदमियों ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि नियति अपने शादी के जोड़े में कमरे की खिड़की से कूदकर भाग रही थी। ए, वो लड़की भाग रही है, पकड़ो उसे। आदमी की तेज आवाज सुनते ही पंकज भी तुरंत नियति के कमरे की तरफ भागने लगा। नियति अपने लाल लहंगे में रोड पर जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पीछे पंकज और उसके साथी भाग रहे थे। रोड पर खड़े लोग ये सब मंजर देख रहे थे। किसी ने वीडियो बनानी शुरू की तो कोई हंस रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नियति की मदद कर सके। अचानक नियति भागते हुए एक आदमी से टकरा गई। नियति जिससे टकराई थी वो एक 27 साल का लड़का था जिसका नाम अर्णव है। पीछे से पंकज और उसके आदमी भी वहां आकर खड़े हो गए। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी जो अब नियति की जान की प्यासी बन चुकी थी। अरे कितना भागेगी रे लड़की, मत भाग इतना, क्योंकि तू जहाँ जाएगी वहाँ हमें ही पाएगी। इस पूरे शहर में किसी के पास इतना गुर्दा नहीं कि वो मुझे और मेरे आदमियों को रोक सके। ये सुनते ही अर्णव जो जमीन पर गिरा था वो नियति को ध्यान से देखने लगा। प्लीज हेल्प मी, सेव मी प्लीज। नियति की दर्द भरी आवाज सुनकर अर्णव अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मुहावरा मैंने बचपन में सुना था। अब इस लौंडे को देखकर ऐसा महसूस भी हो रहा है मुझे। उस आदमी की बात सुनकर पंकज और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी अर्णव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और नियति को अपना हाथ देते हुए बोला, शादी के जोड़े में तुम भागी और बैंड ये सब मेरा बजाना चाहते हैं, आखिर माजरा क्या है? लड़के, इससे पहले कि तेरा दिमाग खराब हो जाए और तू कोई हीरोगिरी दिखाए, मेरी बात मान, यहाँ से चला जा, क्योंकि हमारे धंधे में माफी नहीं, मौत मिलती है। पंकज की ये बात सुनकर अर्णव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और हाथों से रोड की मिट्टी को झाड़ते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है मैदान में कभी तुमने खुले शेर का सामना नहीं किया। अगर करते तो तुम्हारी मर्दानगी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता। अर्णव की ये बात सुनकर पंकज और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी अर्णव ने नियति की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता तुम शादी से क्यों भागी और ना ही मैं ये जानता हूँ कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक लड़की के पीछे पड़ने वाले शैतानों के साथ क्या किया जाता है। अपनी ये बात कहते ही अर्णव पंकज के आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी पंकज का एक आदमी भागते हुए अर्णव की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही अर्णव के करीब पहुंचा, सबको चौंकाते हुए अर्णव ने एक जोरदार किक उस आदमी के सीने में मारी। अपने आदमी को गिरता देख पंकज की आंखें बड़ी हो गई। सिर्फ वो नहीं बल्कि नियति भी उसे हैरानी के साथ देखने लगी। ठीक उसी समय अर्णव ने साइड में पड़ी साइकिल की चेन तुरंत निकाली और फिर पंकज के आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, आज मुझे नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया गया। गुस्से की आग में तो मैं पहले से ही चल रहा था। अब तुम सबकी बदनसीबी ये है कि उस ताप में तुम लोग भी नहीं बचने वाले। और हाँ, क्या बोल रहा था? पूरे शहर में किसी के पास गुर्दा नहीं है तुमसे लड़ने का। असली मर्दों के बीच में लड़ाई किया करो कभी, अपने गुर्दे को शर्म के मारे कौड़ियों के भाव बेच दोगे। ये बोलते ही अर्णव पंकज के आदमियों की तरफ शेर की तरह दहाड़ते हुए भागा। उसने सबसे पहले पंकज के बगल में खड़े आदमी को उड़ते हुए लात मारी और फिर शुरू हुआ अर्णव का तांडव।
अर्नव ने पंकज और उसके आदमियों को मारना शुरू कर दिया। नियति ये सब हैरानी के साथ देख रही थी। दूसरी तरफ उसकी माँ श्रेष्ठा बजाज अपने आलीशान घर में बैठकर सभी पुलिस ऑफिसर्स को वेडिंग हॉल में हुए हंगामे के बारे में बता रही थी। आज पूरे शहर के सामने बजाज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। वो कौन थे, किसने भेजा था उन्हें? मुझे इनके जवाब कल सुबह होने से पहले चाहिए। और मेरी बेटी नियति, उसे भागे हुए 5 घंटे हो गए हैं। क्या तुम सब मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ है? क्या तुम लोगों के पास उसकी कोई खबर नहीं? इससे पहले कि कोई पुलिस ऑफिसर कुछ भी कहता, अचानक उनके घर की घंटी बजी। श्रेष्ठा बजाज तुरंत अपने सोफे से उठी और बोली, कहीं ये नियति तो नहीं? अपनी बात कहते ही श्रेष्ठा बजाज भागते हुए घर के दरवाजे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके सामने शादी के जोड़े में ना सिर्फ उसकी बेटी नियति बल्कि अर्नव भी खड़ा था। उसने देखा कि अर्नव के हाथों में खून लगा हुआ है, जिससे उसकी दिल की धड़कन और तेज हो गई। नियति, ये कौन है? इसके बाद नियति ने जो जवाब दिया, उसने श्रेष्ठा बजाज के पैरों तले जमीन खिसका दी। नियति बजाज अर्नव की तरफ देखकर सीरियस होकर बोली, मॉम, ये अर्नव है एंड नाउ ही इज माय हस्बैंड। नियति ने अर्नव से शादी क्यों की? क्यों अर्नव नियति से शादी करने के लिए राजी हुआ? दोनों के बीच पिछले 5 घंटे में हुआ क्या? पंकज और उसके आदमी किसके लिए काम करते हैं? वो नियति के पीछे क्यों पड़े थे? क्या है नियति की सच्चाई? अर्नव और नियति के बीच में आगे क्या होगा? क्या होगा श्रेष्ठा बजाज और अर्नव के बीच में? कौन है अर्नव और कहां से वो आया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। हार वो सबक है जो हमें जिंदगी में सही होने का मौका देती है। लेकिन नियति, जिस हार का जख्म तुमने मुझे आज दिया है, उससे ना मैं कभी सही हो सकती हूँ और ना ही मेरे जख्म कभी भर पाएंगे। You have disappointed me, नियति। श्रेष्ठा बजाज के बोले हर शब्द तीर की तरह उसके दिल को चुभते जा रहे थे। लेकिन नियति टूटी नहीं। अपने डर को छुपाकर वो माँ के सामने सीधी खड़ी थी और उनकी हर बात का जवाब दे रही थी। दूसरी तरफ अर्नव सोफे पर एकदम चिल होकर बैठा था। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था कि उसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त घर में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। ये भागते हुए पैरों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि नियति की आंटी श्वेता की थी। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने अर्नव की ओर देखा और हांफती हुई आवाज में बोली, ये तू यहाँ क्यों बैठा? उठ यहाँ से। आंटी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ही इज माय हस्बैंड। हस्बैंड? वो भी ये फटीचर आदमी? आर यू किडिंग मी नियति? होश संभालो और अपने आसपास देखो। कहाँ खड़ी हो तुम? तुम बजाज मैंशन के अंदर हो, जिनकी हैसियत हमारे घर में ड्राइवर जितनी होती है। आज तुम उसे अपना हस्बैंड बता रही हो। हाउ रिडिक्युलस। आंटी प्लीज, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। जिस घर में बैंक बैलेंस और इज्जत की कमी नहीं होती, वहाँ ऐसे कुत्ते भी अपना मुंह मारने आ जाते हैं। मॉम प्लीज, ऐसा मत बोलिए। नियति की आवाज सुनकर उसकी माँ गुस्से में अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। नियति बजाज, आज गलती तुमने की है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। What do you expect from me? मैं ऐसे आदमी को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लूं? No, never. मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे बड़ी है और ऐसे इंसान को अपने साथ जोड़कर मैं अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वा सकती। श्रेष्ठा को नियति से ऐसे बात करते देख श्वेता अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी जो किसी को नजर नहीं आई, सिर्फ अर्नव को छोड़कर, जो सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ठीक उसी समय श्वेता ने अर्नव की तरफ देखकर कहा, देखो कैसे बेशर्मों की तरह अभी भी बैठा हुआ है। मैं इसकी जगह होती तो कब की यहाँ से चली जाती। सच है कि कुत्ते को जिस जगह हड्डी मिलती है वो उस जगह को अपना समझ बैठता है।
अपनी बात कहते ही श्वेता सीधे अर्नव की तरफ बढ़ी और थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना दायां हाथ उसके गालों की तरफ घुमाया, नियति ने तुरंत श्वेता का हाथ पकड़ लिया। श्वेता आंटी प्लीज मत कीजिए, ये सब प्लीज मत कीजिए। ये मेरा और मेरी मम्मी का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। आप प्लीज। नियति, ना ये मेरा मैटर है और ना ही ये आदमी मेरे परिवार का हिस्सा है। और रही बात तुम्हारी नियति, जब तक ये आदमी तुम्हारे साथ रहेगा मैं कभी भी तुम्हारा किसी भी चीज में साथ नहीं दूंगी। मॉम प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। आज नियति के आंसू भी श्रेष्ठा को रोक नहीं पाए। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अर्नव के बगल में खड़ी श्वेता भी श्रेष्ठा के पीछे पीछे जाने लगी। श्रेष्ठा बजाज जैसे ही कमरे के नजदीक पहुंची, वो जोर से चिल्लाते हुए एक नौकर को बोली, मोहन, घर में नया ड्राइवर आया है, कल से उसे काम पर लगा दो। ड्राइवर शब्द सुनते ही नियति समझ गई कि उसकी माँ किसको ड्राइवर बोल रही है। वो तुरंत बोली, मम्मा आप ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा घर है नियति, मैं जो चाहूँ वो करूंगी। यू आर नो वन टू टेल मी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों को घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सरनेम के पीछे बजाज लगता है। लोग क्या कहेंगे यही सोचकर मैं तुम्हें अपने घर से निकाल नहीं रही हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा अभी लोगों की परवाह है। एंड वन मोर थिंग नियति, तुम्हारे अंदर मेरा खून जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें अब अपना नहीं समझती, क्योंकि आज जो तुमने मेरे मुंह पर बेइज्जती की कालिख पोती है ना, उसके निशान अब हमारे बीच का रिश्ता भी नहीं मिटा सकते। तभी अर्नव अपनी जगह से उठा और अपने कान खुजाते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोला, मुझे तो लगा था कि पूरी रात ड्रामा चलेगा, पर ये क्या, इधर तो सब स्लीपिंग मोड पर चले गए। अर्नव को ऐसे बोलता देख नियति हैरान थी। एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसे अपने फैसले पर शक होने लगा था। क्या उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी थी? तभी अर्नव दोबारा बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम तो इतने अमीर खानदान से हो, तुम्हारे अकाउंट में तो पहले से ही बहुत पैसे होंगे, तो तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत? हम कहीं और भी तो रह सकते हैं। कम से कम मुझे ड्राइवर तो नहीं बनकर रहना पड़ेगा। मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नियति के जवाब ने अर्नव के दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड्स के बाद वहां घर का नौकर आया और अर्नव को अपने साथ ड्राइवर्स रूम में ले गया। नियति भी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली गई। सर्वेंट्स क्वार्टर घर के पार्किंग एरिया के पास बना हुआ था। अर्नव जैसे ही ड्राइवर्स रूम में गया, उसका स्वागत वहां फैली हुई शराब की बदबू ने किया। वहां पहले से ही 5 ड्राइवर एक छोटी सी फोल्डिंग चेयर पर बैठकर शराब पी रहे थे। अर्नव को कमरे में आता देख सभी ड्राइवर्स की नजर उस पर घूम गई। वहीं अर्नव की नजर कमरे के चारों तरफ घूम रही थी। अर्नव धीमी आवाज में खुद से बोला, कहीं मेरा लिया हुआ फैसला मेरे ऊपर ही ना भारी पड़ जाए। मैं तो स्वर्ग के सपने देखता हुआ बजाज मेंशन आया था, उस बुढ़िया ने तो मुझे सीधा नर्क पहुंचा दिया। तभी एक ड्राइवर अर्नव के पास आया और उसने इतने प्यार से अर्नव को बैठने के लिए पूछा कि अर्नव उसे मना ही नहीं कर पाया। कुछ देर बाद एक ड्राइवर ने उसे शराब ऑफर की। दारू पिएगा क्या? पूरी 400 की बोतल खरीदी है मैंने, बोल पिएगा क्या? नहीं नहीं, तुम सब पियो। मैं भी पहले शराब बहुत पीता था, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि साला ये मेरी सांसों को भी पी जाएगी और डकार भी नहीं मारेगी, तब मैंने शराब छोड़ दी। वाह, अही के लिए तो सरकार तुमका जरूर पुरस्कार देगी। अरे साला, अगर मुझ जैसा इंसान शराब ना पिए तो रात में मर जाए। मर जाए? अर्नव ने जैसे ही सवाल किया, उस ड्राइवर ने अर्नव को ऊपर से नीचे देखा और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, तकलीफ कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये इंसान के अंदर वास करती है तो इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और जब इंसान घुटता है तो उसका सहारा ये साला शराब बन जाती है। क्या तकलीफ है तुम्हें? सिर्फ मुझे नहीं, इस कमरे में मौजूद हर इंसान की जिंदगी में तकलीफ है। किस किस की सुनेगा तू?
अपनी बात कहते ही उस ड्राइवर ने अपने बगल में बैठे ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे बगल में जो बैठा है उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, कारण सिर्फ दहेज। और वो जो फोल्डिंग के सहारे जमीन पर बैठा है ना, वो साला कर्जे में डूबा हुआ है। और ये बिहारी, ये तो अपनी बीवी की बढ़ती मांगों से परेशान है। बताओ, ऐसी हालत में शराब सहारा है या इंसान? अर्नव शांत होकर सब सुन रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अर्नव को ये मालूम होता गया कि उस कमरे में मौजूद सभी ड्राइवर्स की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां अपनी जगह बना चुकी थी। उन्हें सुनकर अर्नव का मन उदासी से भरने लगा था। वो खुद के इमोशंस को छुपाने के लिए तुरंत फोल्डिंग से उठा और कमरे के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वो आसमान की तरफ देखता रहा और फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो अर्नव, वेयर आर यू? तुम्हें मैं कितनी बार फोन लगा चुका, फॉर गॉड सेक एटलीस्ट मुझे तो बताओ कि कहाँ हो आप? ऐसे जल्दी जल्दी बोलकर तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे। शांत करो खुद को और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो सर। दुख, तकलीफ और परेशानी ये जब किसी के दिल में वास कर लेती हैं तो दिल टूट जाता है, और जब ये दिल टूटता है तो उसकी आवाज में कभी कभी मौत की चीख सुनाई देती है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा सार्थक। क्या काम करना है अर्नव, और तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस वक्त अर्नव कमरे के बाहर खड़ा होकर सार्थक से बात कर रहा था, बिल्कुल उसी समय उसका सर एक स्नाइपर के निशाने पर था, जो बजाज मैंशन से बिल्कुल बगल में बने घर की छत पर खड़ा था। उसकी राइफल का निशाना इस समय अर्नव का चेहरा था। उसे सिर्फ ट्रिगर दबाने की जरूरत थी। What's the update? अर्नव का फेस मेरे राइफल के निशाने पर है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स का इंतजार है। बोलो क्या करूं? हीरो की कहानी शुरू करने से पहले ही खत्म कर दो। किल हिम, मार डालो उसे। क्या अर्नव की कहानी आज स्नाइपर की गोली खत्म कर देगी? अर्नव के साथ आगे क्या होगा? नियति ने अर्नव को पैसे क्यों दिए? क्यों की नियति ने अर्नव से शादी? कैसे हुई दोनों के बीच में शादी? श्रेष्ठा बजाज और नियति के बीच आगे क्या होगा? श्वेता नियति से क्यों जलती है? नियति और अर्नव के बीच में आगे क्या होने वाला है? अर्नव को सार्थक से क्या काम है? क्या है अर्नव की सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। इस समय अर्नव सर्वेंट्स क्वार्टर के बाहर खड़ा होकर सार्थक से बात कर रहा था, बिल्कुल बेपरवाह, आने वाली मौत से एकदम अनजान। तभी स्नाइपर ने एक लंबी सांस ली और अपनी राइफल का निशाना सीधा अर्नव के चेहरे को बना दिया। उसकी राइफल बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में थी। अर्नव बस कुछ ही सेकंड्स दूर था अपनी मौत से। जैसे ही स्नाइपर का हाथ ट्रिगर के करीब गया, कुछ अजीब सा हुआ। अचानक स्नाइपर के सीने को एक गोली चीरते हुए निकली। स्नाइपर वहीं लहूलुहान हो गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके ऊपर किसने गोली चलाई है। वो दर्द में कराह रहा था। स्नाइपर का शरीर झट से जमीन पर गिरा, साथ ही में राइफल भी उसके हाथ से छूट गई। और फिर स्नाइपर ने एक आदमी को अपने नजदीक आते हुए देखा। स्नाइपर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर में लगी बंदूक की गोली ने उसे ज्यादा देर तक आंखें खोलने की इजाजत नहीं दी। और उसी समय वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसको किसने मारा? इसका जवाब शायद अब उसे नर्क में ही मिलने वाला था। तभी स्नाइपर के पास खड़े आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसे दूसरी तरफ से किसी और की नहीं बल्कि सार्थक की आवाज सुनाई दी। बॉडी के साथ क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अपनी नजरों को अर्नव सर से दूर मत करना, क्योंकि पहले से ही बहुत सी नजरें उन्हें खत्म करने को बेताब बैठी हैं। सो स्टे शार्प एंड बी अलर्ट। उसके फोन काटते ही उस अनजान आदमी ने अपने फोन का सिम निकाला और तोड़कर फेंक दिया।
लेकिन सबसे अनजान अर्नव सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर बैठकर सभी ड्राइवर्स की बातें सुन रहा था। रात के 3 बज चुके थे। एक एक करके सभी ड्राइवर्स अपनी बिस्तरों पर फोल्डिंग में लेटकर सो गए। अर्नव भी काफी थक चुका था। कमरे की शांति में कब उसे नींद आ गई ये उसे खुद भी नहीं मालूम पड़ा। हे भगवान, मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ड्राइवर की तेज आवाज ने अर्नव की नींद तोड़ दी। जैसे ही उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, वो एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। एक एक करके सभी ड्राइवर्स के फोन में नोटिफिकेशंस आती गई। ये सब कौन कर रहा है? मेरे अकाउंट में अभी किसी ने 10 लाख रुपए भेजे। क्या ये सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कहां से, कैसे? अरे रात की दारू उतरी नहीं क्या तुम सबकी? पगला गए हो लगता है। उसने जैसे ही ये बात कही, उसके फोन के नोटिफिकेशन की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और जैसे ही मैसेज देखा, उसके होश उड़ गए। अरे ये किसने भेजा रे मेरे को 5 लाख? कौन है वो? हर एक ड्राइवर की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। उनके कंफ्यूजन के बीच अर्नव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी एक ड्राइवर अपनी फोल्डिंग से उठकर दीवार पर चिपकी भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैंने सुना था कि जब किसी की जिंदगी में अंधेरा बसने लगता है तो आप अपने चमत्कार से उसकी जिंदगी को रोशनी से भर देते हो। ये बात जब मैं लोगों के मुंह से सुनता था तो मुझे इस पर कभी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपसे बड़ा ना कोई है और ना कोई होगा। आज जिसके जरिए आपने हमारी तकलीफें दूर की हैं, भगवान आप उसे कभी भी तकलीफ मत देना। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और उधर मोहन आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी। तुम्हारे लिए मालकिन ने ड्राइवर के कपड़े भेजे हैं, जल्दी से पहन लो। आज उन्हें कंपनी तुम छोड़ने जाओगे। मालकिन? तुम किस मालकिन की बात कर रहे हो? यहाँ सिर्फ एक ही मालकिन है और वो है श्रेष्ठा बजाज। अपनी बात कहकर मोहन ने कपड़े फोल्डिंग पर रखे और कमरे से बाहर चला गया। अर्नव भी तुरंत उठा और कपड़ों को अपने हाथों में लेकर मन ही मन बोला, आज तुम मुझे ड्राइवर बनाकर अपनी कंपनी में ले जाओगी श्रेष्ठा बजाज, लेकिन कल जब मैं उसी कंपनी का मालिक बनकर जाऊंगा तो तुम मुझे कैसे रोकोगी? क्या तुम्हें पूरी रात नींद आई या फिर मेरे ख्वाबों ने तुम्हें सोने नहीं दिया? नियति, शट द फक अप। तुम्हें मेरी माँ ने बुलाया है, जल्दी से आओ। आउच! सुबह सुबह लोग भजन सुनते हैं, मैं तुम्हारी गाली सुन रहा हूँ। अच्छा है, शादी करने के बाद लोग क्यों रोते हैं, इसका प्राइम एग्जाम्पल मुझे अभी अभी मिला है। नियति के फोन काटते ही अर्नव ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर के कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो जब अपनी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में बाहर निकला और खुद को शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शीशे में खुद को देखकर वो बोला, लोग शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं, मैं यहाँ ड्राइवर बनकर अपनी सासू माँ की कंपनी जाऊंगा। वाह रे पैसा, बना दिया तूने मुझे कैसा। गार्डन में पौधे को पानी दे रहे माली से लेकर सभी गाड़ियों को साफ करने वाले आदमी की नजर सिर्फ अर्नव पर टिकी हुई थी, लेकिन अर्नव की नजर सिर्फ घर की बालकनी पे थी, क्योंकि वहाँ नियति अपने पिंक कलर के नाइट गाउन में बैठकर कॉफी पी रही थी। नियति ने भी एक पल के लिए अर्नव की तरफ देखा, लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा उससे नजर फेरने में। जैसे ही अर्नव घर के अंदर एंटर हुआ, उसने देखा कि श्रेष्ठा बजाज कुछ फॉरेनर्स के साथ बैठी हुई थी। तभी एक फॉरेनर जो चाय पी रहा था, उसने जब अर्नव को हॉल में आता देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, जिसकी वजह से उसकी चाय का कप हाथ से गिर गया। जमीन पर कप गिरते ही सभी फॉरेनर्स खड़े हो गए और हैरानी के साथ अर्नव को देखने लगे। Holy shit, this can't be true. इस वक्त श्रेष्ठा को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि सभी फॉरेन डेलीगेट्स ऐसे क्यों चौंक गए। ठीक उसी वक्त श्रेष्ठा को ऐसी बात सुनाई दी जिसकी उसने उम्मीद अपने सपने में भी नहीं की थी। Sorry, Mrs. Bajaj, we can't be partners. We can't carry forward this deal.
बट व्हाई? श्रेष्ठा के सवाल का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वो सभी तुरंत उठे और अर्नव से अपनी नजर छुपाते हुए घर से बाहर निकल गए। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैं अपनी 2 अनमोल चीजें खो चुकी हूँ। पहला अपनी बेटी से अपना रिश्ता और दूसरा ये डील। It took me 4 months to fix this meeting और तुम्हारी मनहूसियत ने सिर्फ 4 मिनट में मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीन लिया। सही कहा था किसी ने, जब मनहूसियत आती है तो वो सालों की मेहनत को अपने साथ हजम कर जाती है। श्रेष्ठा की ये बात सुनकर अर्नव को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब श्रेष्ठा के कदम धीरे धीरे अर्नव की तरफ बढ़ने लगे। मेरी हार की कीमत तुम बहुत जल्द चुकाओगे। मैं श्रेष्ठा बजाज हूँ। मुझे हारने से ज्यादा लोगों को हराने में मजा आता है। ठीक उसी वक्त घर के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मोहन भागता हुआ श्रेष्ठा के करीब आया और अपना सर झुकाते हुए धीमी आवाज में बोला, मैम, आरुष सर आए हैं। आरुष का नाम सुनते ही श्रेष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अर्नव ने देखा कि नियति भागते हुए अपने कमरे से निकली और सीधा आरुष की गाड़ी की तरफ जाने लगी। आरुष ने जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, नियति ने उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर अर्नव की आंखें बड़ी हो गई। उसी समय श्रेष्ठा ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, शादी तुमसे की मेरी बेटी ने, लेकिन गले आरुष को लगा रही है। दोस्त तो आखिर दोस्त ही होता है, पर तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, और वो ये कि आखिर ऐसा क्या जादू किया तुमने मेरी बेटी पर कि वो सिर्फ 5 घंटे में तुम्हारी बीवी बन गई और आरुष जैसे हाई सोसाइटी में रहने वाले लड़के को छोड़कर तुमसे शादी कर ली। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझसे बगावत कर बैठी? क्या अर्नव श्रेष्ठा को शादी वाली रात की पूरी कहानी बताएगा? उस रात दोनों के बीच क्या हुआ था? कैसी होगी आरुष और अर्नव के बीच की पहली मुलाकात? फॉरेन डेलीगेट्स अर्नव को देखकर क्यों डर गए? क्या है अर्नव की सच्चाई? कौन है वो? अर्नव को कौन खत्म करना चाहता है और क्यों? क्या है अर्नव का असली मकसद? आगे क्या होगा अर्नव और नियति के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। जो मैंने उस रात किया उसे दुनिया हिम्मत कहती है, और हिम्मत के किस्से बातों में नहीं लिखे जाते, उन्हें देखने का मजा ही अलग होता है। इसीलिए मैं आपको बताने की जरूरत भी नहीं समझता कि कल रात क्या हुआ था। आप इतनी पावरफुल बिजनेसवुमन हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही पता लगा लेंगी कि कल रात क्या हुआ था, है ना सासू माँ? अर्नव के मुंह से सासू माँ सुनते ही श्रेष्ठा का गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। वो गुस्से से भरी आवाज में अर्नव से बोली, बड़े लोगों के बीच में रहकर शक्लें सवारी जा सकती हैं, लेकिन नस्लें नहीं। एंड वन मोर थिंग मिस्टर अर्नव, जो जादू तुमने मेरी बेटी पे किया है उसका असर मुझ पे बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि तुम जैसे लोगों को उनकी हदें याद दिलाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। हदें उन्हें याद दिलाई जाती हैं जो अपनी हदें भूल चुके हैं, उन्हें नहीं जिन्हें मालूम है कि उनकी उड़ान सभी हदें पार कर सकती है। और हाँ सासू माँ, आपके और मेरे रिश्ते के बीच आपकी बेटी है, तो उसकी मर्यादा मत भूलना, क्योंकि मैं रिश्तों को उनकी हदें याद दिलाने में कभी ज्यादा वक्त नहीं लगाता। अर्नव ने ड्राइवर के कपड़े जरूर पहने थे, लेकिन उसकी बातें किसी अमीरजादे से कम नहीं थी। वो बिल्कुल भी आम आदमी जैसा नहीं था। श्रेष्ठा भी उसके एटीट्यूड को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई थी, और तभी अचानक आरुष तेज आवाज में चिल्लाया, What the hell? तुमने शादी कर ली? लेकिन किससे? आरुष प्लीज घर के अंदर चलो। I will explain everything to you. Explain me what? I thought तुम शादी से भागी हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुमने शादी भी कर ली। कौन है वो आदमी? Tell me नियति। आरुष की तेज आवाज सुनकर गार्डन में मौजूद माली से लेकर गाड़ी साफ कर रहे आदमी की नजर सिर्फ आरुष और नियति पर टिक गई थी। वो धीमी आवाज में आरुष से बोली, मैं यहाँ बाहर सबके सामने तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती आरुष। Can we please move inside the house? आरुष ने आगे कुछ नहीं कहा और गुस्से में घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो श्रेष्ठा के नजदीक पहुंचा, श्रेष्ठा ने उसे हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वेलकम बैक बेटा, हाउ वाज योर ट्रिप? It was nice आंटी,
इससे पहले कि आरुष अपनी पूरी बात कह पाता, उसे श्वेता की आवाज सुनाई दी। What a surprise, आरुष बेटा। तुम लॉस एंजलिस से कब आए? We all were missing you. तुम्हें पता भी नहीं है कि कल शादी में क्या क्या हुआ। नियति ने आई नो श्वेता आंटी, नियति ने किसी से शादी कर ली है, लेकिन वो है कौन? अपनी बात कहते कहते आरुष घर के हॉल तक पहुंच गया था। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए आरुष ने नियति की तरफ देखा और बोला, तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन कल तुम्हें क्या हो गया था? तुमने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे तुम जानती तक नहीं। आरुष, बुरे हालातों के सामने इंसान की ताकत टूट जाती है, और कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं डर गई थी। वो सभी आदमी मुझे जिंदा ना छोड़ते अगर। नियति को अपने होठ सिलते देखकर आरुष उसके करीब गया और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, नियति, तुम्हारी चुप्पी मेरा जवाब नहीं है। टेल मी, कौन है वो लड़का? इससे पहले कि नियति कुछ भी कह पाती, श्वेता चिढ़ते हुए पीछे से बोली, आरुष, तुम्हारे बगल में जो ड्राइवर खड़ा है वही है नियति का पति। आरुष ने जब अपने बगल में खड़े अर्नव को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया कि जिस नियति के पीछे पूरे शहर के अमीर आदमी पड़े हैं, उसने आज एक ड्राइवर से शादी क्यों कर ली? आरुष के लिए ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह था। कुछ देर की खामोशी के बाद आरुष ने खुद को संभाला और फिर गुस्से में अर्नव की तरफ बढ़ने लगा। आरुष को गुस्से में अर्नव की तरफ बढ़ता देख श्वेता के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, अब आएगा ना असली मजा। Who the fuck are you, man? तुम जैसे तालाब में रहने वाले लोग समुद्र का शौक कब से पालने लगे? ये सुनकर अर्नव कुछ भी नहीं बोला। आरुष अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोला, पैसे के लालच में कहीं अपनी औकात तो नहीं भूल गया तू? अर्नव सिर्फ नियति का चेहरा देखकर शांत था। तभी आरुष नियति की तरफ देखते हुए हंसकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें नियति? 5 स्टार होटल का खाना रिजेक्ट करके ढाबे का शौक कब से पाल लिया तुमने? तुम्हारे टेस्ट बड्स को गरीबी कब से रास आने लगी? नियति मन ही मन सिर्फ ये दुआ कर रही थी कि अर्नव आरुष के साथ कुछ कर न दे, क्योंकि शादी वाली रात को जो रूप उसने अर्नव का देखा था वो शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। ठीक उसी वक्त नियति ने देखा कि अर्नव ने अपने हाथ पीछे किए, जैसे वो अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो शांत होकर जरूर खड़ा था, लेकिन नियति को उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। यहीं दूसरी तरफ आरुष नहीं रुका। वो अर्नव को चिढ़ाते हुए आगे बोला, माना कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमीर घर की लड़की से शादी नहीं। आरुष, प्लीज स्टॉप। जो होना था वो हो चुका है। अर्नव को कुछ भी बोलकर तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला। So it's better that you respect my decision. हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन जैसे वर्ड्स तुम अर्नव के लिए यूज कर रहे हो, मुझे डर है कि हमारी दोस्ती इसकी वजह से कहीं टूट ना जाए। So please stop. नियति ने आरुष से कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। उसको ऐसे बोलता देख आरुष के साथ साथ श्रेष्ठा और श्वेता भी हैरान थी। तभी श्रेष्ठा दांत पीसते हुए बोली, ना जाने क्या जादू किया है इसने नियति पर। सिर्फ एक दिन में ये हम सब के खिलाफ जाने को तैयार हो गई है। I can't believe what I'm seeing. She can't be my daughter. अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर नियति की आंखों से आंसू निकल आए। उस समय वो काफी बेबस महसूस कर रही थी। और फिर आरुष ने नियति को एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर नियति और अर्नव दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। आरुष ने हल्की सी मुस्कान के साथ नियति को कहा, तुम मेरी दोस्त हो और अब मुझे तुम्हारा ये फैसला भी मंजूर है, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना होगा, और वो ये है कि शादी के रिवाजों के हिसाब से तुम्हें अपने पति के घर की रसोई में हम सबके लिए खाना बनाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा ये ड्राइवर हस्बैंड हम सबको अपने घर ले चलेगा? जरा हम भी तो देखें, महलों में रहने वाली रानी किस राजा के प्यार में डूबी है। You are right, आरुष। हमें अर्नव के घर चलना चाहिए। I would love to see his big house.
इस वक्त नियति की नजर अर्नव पर थी और अर्नव की आरुष पर। उसे समझ में आ चुका था कि अब वो चाहकर भी किसी को मना नहीं कर सकती थी, लेकिन साथ में उसके दिमाग में एक सवाल ने जन्म ले लिया था कि आखिर अर्नव रहता कहाँ है। तभी आरुष अर्नव के करीब गया और मुस्कुराते हुए बोला, तो चलो चलते हैं तुम्हारे होम स्वीट होम। अपनी बात कहते ही आरुष घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया। श्रेष्ठा और श्वेता भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो तीनों घर के बाहर निकल गए तब नियति तुरंत अर्नव के पास आई और सीरियस होकर बोली, अब हम क्या करें? कहाँ रहते हो तुम? नियति को घबराता हुआ देखकर अर्नव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कल रात को जहाँ हमने शादी की थी अब इन्हें वहीं ले जाते हैं। थोड़ी हमारी यादें भी ताजा हो जाएंगी और इनको भी सुकून मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। नियति किस जगह की बात कर रही है? अर्नव और नियति की शादी कहाँ हुई थी? क्या होगा जब सभी लोग अर्नव की बताई हुई जगह पर पहुंचेंगे? आरुष अर्नव के साथ आगे क्या करेगा? क्या अर्नव अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा? नियति और अर्नव के बीच में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। जब खुद को पता है कि हम सही हैं तो भाड़ में गए सभी लोग और उनका नजरिया भी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है नियति, ऐसे डरोगी तो हमेशा तुम्हें लोग डराएंगे। अर्नव, मुझे नहीं मालूम कि अपने परिवार को लेकर तुम्हारी क्या सोच है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से एहसास है कि अगर परिवार साथ ना हो तो दुनिया में सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर आज मेरी माँ उस जगह पहुंच गई जहां हमारी शादी हुई थी तो वो मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जब तक आप अपने सच को अपना नहीं लेते तब तक दूसरों की सोच आपको रुलाती ही रहेगी। जिसे जो सोचना है सोचने दो। तुमने जो किया अगर उसकी गवाही तुम सबको दोगी तो पूरी जिंदगी वही करती रह जाओगी। वो मेरी माँ है अर्नव, मेरे लिए वो जो भी सोचेगी उससे मैं अफेक्ट होंगी। वो कोई दूसरी नहीं है मेरे लिए। एंड वन मोर थिंग अर्नव, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसे फर्क पड़ता हो कि बाहरी इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। I don't give a damn about them. नियति मैम, आपका सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मोहन भैया, थैंक यू। नियति और अर्नव एक साथ घर के बाहर निकले और गाड़ी में जाकर बैठ गए। आरुष और श्रेष्ठा बजाज पहले से ही दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। ठीक उसी वक्त अर्नव और नियति की गाड़ी में बैठे ड्राइवर को श्रेष्ठा ने कॉल किया। ड्राइवर ने फोन उठाया और कुछ ही सेकंड्स में बिना एक भी शब्द कहे फोन काटकर गाड़ी से उतर गया। तभी आरुष ने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे नियति की गाड़ी के पास लाकर रोका। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और फिर नियति की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें ड्राइवर की क्या जरूरत है नियति? तुमने तो हमेशा के लिए एक ड्राइवर को अपना जीवन साथी चुना है। अब उसी को बोलो कि वो तुम्हें अपने घर तक ले चले। अपनी बात कहते ही आरुष ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ अर्नव बिना एक शब्द कहे गाड़ी से उतरा और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने हाथों में स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा, पहला गियर लगाया और घर के बाहर निकल गया। ठीक उसी वक्त दो काले रंग की गाड़ियां अर्नव की गाड़ी का पीछा करने लगी। पीछा करने वाले लोगों की हकीकत से अनजान अर्नव अपनी गाड़ी को मस्तानी रफ्तार में चला रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। अर्नव ने जब फोन की तरफ देखा तो जाना कि उसे सार्थक कॉल कर रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोड के किनारे पर रोकी और फोन उठाया। बोलो, क्या बात है? सर, आपका पीछा लगातार दो काले रंग की गाड़ियां कर रही हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, थैंक यू। अपनी बात कहते ही अर्नव दोनों गाड़ियों की तरफ देखने लगा, जो उसकी गाड़ी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ये पहले भी मेरे पीछे थे और हमेशा पीछे ही रहेंगे। तुमने कुछ कहा क्या अर्नव? आने वाले कुछ पल आपकी जिंदगी के काफी हसीन पल होने वाले हैं, इसलिए बस आपसे एक अनुरोध है कि शोर मत मचाना, सिर्फ उसका आनंद लेना।
मैं कुछ समझी नहीं। फिक्र मत करो, कुछ ही देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अर्नव ने अचानक एक्सीलरेटर को इतनी जोर से दबाया कि गाड़ी सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 की रफ्तार को छू चुकी थी। What the hell? गाड़ी की रफ्तार बढ़ने की वजह से नियति को इतना जोर का झटका लगा कि उसका पूरा शरीर आगे वाली सीट से टकरा गया। अब आया ना मजा। गाड़ी की रफ्तार अब इतनी तेज हो गई थी कि नियति को अपने विंडो से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। ठीक उसी वक्त जब आरुष ने अर्नव की गाड़ी को अचानक तेज रफ्तार में बढ़ते देखा तो वो भी चौंक गया। इसने गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा ली? गॉड नोज ये क्या चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियति ने अर्नव से दोबारा सवाल किया। अर्नव, ये सब क्या हो रहा है? Why did you speed up the car? Tell me. इससे पहले रजिया गुंडों में फंस जाए, उसे गुंडों की नजर से दूर ले जाने में हीरो को अपना काम तो करने दो। मैं समझी नहीं। पीछे देखो, सब समझ जाओगी। नियति ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे आती गाड़ी में कुछ चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। नियति उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी वो अचानक चीखते हुए बोली, ये तो वही लोग हैं जो कल मेरी शादी में। नियति की आंखों के सामने पिछली रात की सभी घटनाएं किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह चलने लगी थी। वो ये भूल चुकी थी कि गाड़ी की रफ्तार 130 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साथ ही साथ वो ये भी भूल चुकी थी कि वो इस वक्त जिस गाड़ी में है उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। उस समय उसे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी और वो थी पिछली रात की घटना। नियति शादी के जोड़े में अर्नव के पीछे खड़ी थी। इस वक्त अर्नव की नजर सिर्फ पंकज और उसके बचे हुए आदमियों पर थी। अर्नव की आंखों में गुस्सा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो दोबारा हमला शुरू करता, अचानक उस छोटे से मार्केट में 20 से 25 आदमियों के तेज कदमों की आवाज फैल गई। मुझे हल्के में समझने वालों को सिर्फ मेरी तरफ से पछतावा मिलता है। पहले 4-5 थे, अब 25-30 हो। अच्छा है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा दर्द भरी चीखें, मजा आएगा। नियति अर्नव को हैरानी के साथ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अजनबी सिर्फ उसके लिए 25 से 30 आदमियों से लड़ने के लिए तैयार था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तभी वो आगे बढ़ी और अर्नव का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, लिसन, हम यहाँ से भाग सकते हैं, ओके? यू डोंट नीड टू फाइट विद दीज पीपल, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर आज तुम भागोगी तो पूरी जिंदगी भागती रहोगी। तुम्हें भागना है तो भागो, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इन 2 कौड़ी के गुंडों को अगर अपने आदमियों पर ज्यादा गुरूर है तो मुझे अपने जिगर पर गुरूर है। मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अर्नव के इतने कॉन्फिडेंस को देखकर नियति आगे कुछ भी नहीं बोली। तभी एक आदमी अपनी बंदूक निकालने ही वाला था। तभी पंकज ने उसे रोकते हुए कहा, बेवकूफ, मैरिज हॉल में बंदूक चलाना ठीक था लेकिन पब्लिक में नहीं। हमारे बॉस मैरिज हॉल का ओनर खरीद सकते हैं, पूरे शहर की पब्लिक नहीं, समझा? और हाँ, बिना बंदूक के लड़ना सीख, बहुत जल्दी मर्द बन जाएगा। समझ में आई बात? हर जगह बंदूक नहीं चलती। मार्केट के सारे काम रुक चुके थे। सभी लोग सिर्फ अर्नव और उन गुंडों को देख रहे थे। तभी वो सब आदमी रॉड्स, स्टिक्स और हॉकी स्टिक जैसी चीजें निकालने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अर्नव को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नव के लिए एक चक्रव्यूह रच रहे हों। इस रात की कहानी एक्शन से शुरू हुई। अब किस रिएक्शन की तरफ जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन जरूर हो गया है कि ये रात काफी लंबी होने वाली है। तभी अचानक नियति ने धीमी आवाज में अर्नव से ऐसी बात कही जो उसके लिए बहुत शॉकिंग थी। जिस तरीके का तुम में कॉन्फिडेंस है, आई नो कि तुम इन्हें बीट कर दोगे। वंस यू आर डन विद देम, आई हैव एन ऑफर फॉर यू। और इस ऑफर में नुकसान किसी का नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नियति के पास अर्नव के लिए क्या ऑफर है? उस रात दोनों के बीच ऐसी क्या डील हुई थी जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली? अर्नव की फाइट में क्या होगा? पंकज क्यों पड़ा है नियति के पीछे? दोनों को
शादी जैसे बड़े फैसले को लेने में सिर्फ 5 घंटे ही क्यों लगे? इन सभी सवालों से अनजान श्रेष्ठा बजाज को जब नियति की गाड़ी दिखनी बंद हो गई तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कहाँ है इस अर्नव का घर और ये भाग क्यों रहा है? Oh God, I feel like a failure just because of this piece of shit. ये बोलकर श्रेष्ठा ने गुस्से में अपनी सिगरेट निकाली और उसका पफ लेते हुए बोली, This is personal now. मैं कभी इतना तंग नहीं हुई जितना अर्नव की वजह से हुई हूँ. Now I'll make sure कि जितना इस अर्नव ने मुझे तंग किया है उसका 2 गुना मैं इसे वापस करूंगी.